आज हम ध्रुव राठी की एक बहुत मशहूर वीडियो पर बात कर रहे हैं। जी, वो द इम्पॉसिबल स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय हु बिकेम अ बिलियनेयर वाली। बिल्कुल वही। ये बालाजी वाफर्स के बानी हैं चंदू भाई वेरानी, उनकी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ये बात है अर्ली 1970s की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव धुंधो राजी, जहां की आबादी करीबन 1,500-2 हजार लोग। यहाँ रहता था वीरानी परिवार। गांव के सब लोग किसान थे। वीरानी परिवार भी उन्हीं में से एक गरीब किसान का परिवार था, जिनके पास साइकिल तक नहीं थी। जहां जाना होता था ये लोग चलकर जाते थे। पूरे गांव में कोई बिजली भी नहीं थी। लोग इस दरिद्रता में ही राम रमते। गर्मियों के समय कभी कभार कोई बाहर से गोला बेचने आता तो बच्चे 5 पैसे का गोला खाते, मूंगफली खाते। गांव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते, फसल बेचकर जो मिलता उसी से ही दिन की 2 रोटी खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ देखते हुए उनकी आंखें पथरा गई, क्योंकि बारिश नहीं हुई। उनकी फसलें सूख गई। बारिश आई तो सीधा 2 महीने बाद फिर से उन्हें उम्मीद जगी। फिर से उन्होंने हिम्मत की, फिर से बोया, लेकिन फिर एक बार बारिश ने धोखा दे दिया। इस बार जो बोया वो भी सूख गया। अकाल की नौबत आ गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ऐसे गांव में रहने वाला, ऐसी हालातों में रहने वाला एक 15-16 साल का लड़का आगे चलकर एक बिलियनेयर बन गया। ये कहानी अनबिलीवेबल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये कहानी अकाल से जूझते हुए ऐसे परिवार की है जिसने 50 साल बाद जाकर फॉर्च्यून इंडिया के FMCG बिलियनेयर्स की लिस्ट में एंट्री की। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई वो कंपनी जो आज पेप्सी को जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बड़ी ही यूजफुल चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आजकल आपने देखा होगा कई सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बड़ी सेल शुरू होने वाली है, जैसे कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल, Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। इन सेल्स को बड़े बड़े डिस्काउंट्स वाली डील्स के साथ प्रमोट किया जाता है। कहीं पर कहते हैं 50% ऑफ होगा, कहीं 60% ऑफ, 80% ऑफ, कहीं कहते हैं बिग बिलियन डे प्राइस। ऐसे टैग्स के जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन क्या रियलिटी में इतना ऑफ होता है? सच्चाई है कि इनमें से कुछ डील्स तो सही होती हैं, लेकिन कुछ में एक स्कैम हो रहा होता है। आपको भी कई बार डाउट हुआ होगा कि ये जो डिस्काउंट लिख रहे हैं क्या सही में उतना ही डिस्काउंट मिल रहा है? मुझे भी कई बार ऐसे डाउट्स होते हैं, लेकिन इस डाउट को कंफर्म कैसे किया जाए? अब 4 महीने पहले किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या था ये याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है। तो मुझे इसके लिए एक बड़ा यूजफुल टूल मिला है। ये बाय हट के नाम का एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, जिसे आप बड़ी आसानी से अपने इंटरनेट ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन आपको किसी भी प्रोडक्ट की रियल प्राइस हिस्ट्री दिखाता है और आपको बताता है कि क्या कोई एक्चुअल प्राइस डिस्काउंट है या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें कई AI बेस्ड फीचर्स भी हैं। आइए देखें कि वो क्या है। उदाहरण के तौर पे इसका प्राइस ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में प्राइस में कोई गिरावट नहीं है, बल्कि सिर्फ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये सो कॉल्ड स्पेशल प्राइस अपने हाईएस्ट प्राइस पर है, जो कि एवरेज प्राइस और ऑल टाइम लो प्राइस से भी ऊपर है। ये देखकर आप चौंक जाएंगे। और बाय हटके के प्राइस कंपैरिजन फीचर को मिंत्रा पर यही प्रोडक्ट 1899 में मिला है। AI फीचर कॉल्ड लुक अलाइक ने डिफरेंट ब्रांड्स के सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स की खोज की और उन्हें यहाँ लिस्ट कर दिया। इसके अलावा इस पर ऑटो कूपन और प्राइस ड्रॉप जैसे कई फीचर्स भी हैं। तो ये टूल तो रेगुलर शॉपिंग के लिए भी काफी यूजफुल है, क्योंकि आप यहाँ काफी पैसे बचा सकते हो। अगर आप फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ये बाय हट के एक्सटेंशन जरूर ट्राई करना चाहिए। इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू आज 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। क्या आप सोच सकते हो दोस्तों कि कभी आपका भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? इमेजिन करना मुश्किल लगता है ना? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पहले कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत ना करने के यहाँ पर 10 कारण है आपके पास। जैसे कि पैसा नहीं है, हमें बिजनेस की समझ नहीं है, हमें काम करना नहीं आता, या हमें अपना पैशन नहीं पता। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से एंड तक देखा तो हो सकता है ये सही मायनों में आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। क्योंकि असल जिंदगी में इस लेवल की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां बहुत कम होती हैं, लेकिन ये कहानी उन्हीं में से एक है। आइए टाइम में वापस पीछे चलते हैं 1970s के समय में। एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला। इसी गांव में रहता था एक 15-16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन बेचकर अपने बेटों को 20,000 रुपए दिए और कहा, अब गांव में कुछ नहीं रखा,
तुम बाहर जाओ, अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया था। इस बात ने उनके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल दी। लगा कि पिताजी ने जो विश्वास जताया है हम पर, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। सबसे छोटे भाई कन्नू भाई गांव में माँ बाप और 2 बहनों के साथ रह गए और बाकी तीनों भाई भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई जेब में रुपये और आंखों में सपने लिए राजकोट शहर की ओर पहुंच गए। क्योंकि ये किसान परिवार से थे तो सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि उसी से ही रिलेटेड कुछ करते हैं। फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स का पहले इन्होंने धंधा शुरू किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो देखते ही देखते इनका बिजनेस अगले 2 साल में ही फ्लॉप हो गया। कहां इन्होंने सोचा था कि इसके बाद एक डेयरी रिटेल आउटलेट शुरू करेंगे, लेकिन घर का सारा रुपया डूबने के साथ इनका सपना भी डूब गया। पिताजी को अब ये क्या मुंह दिखाते। इन भाइयों ने सोचा कि अब गांव वापस नहीं जाना है, अब तो जो करना है यहीं पर करना है। लेकिन फिलहाल उनके सामने सवाल था कि अपना गुजारा कैसे चलाएंगे, रोजी रोटी कैसे खाएंगे। समस्या ये भी थी कि चंदू भाई की पढ़ाई केवल 10वीं तक हुई थी, तो क्या ही काम मिलेगा 10th पास होने पर। इन्होंने बहुत काम की खोज करी। आखिरकार जाकर राजकोट के एस्ट्रन सिनेमा में इन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, कैंटीन बॉय के तौर पर। इनका काम था सिनेमा हॉल के कैंटीन में लोगों को खाना सर्व करना। यहां आता है इनकी कहानी का पहला लाइफ लेसन, पहला जीवन का मंत्र, कर्म ही धर्म है। इनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है, जैसा जो काम मिले उस काम को ईमानदारी से करो। इसलिए कैंटीन बॉय के काम के अलावा फिल्मों के पोस्टर भी चिपका देते। कभी दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते तो सिनेमा हॉल में ऑडियंस की कभी एंट्री करवाते। कभी इन्होंने सेठ से ये नहीं कहा कि आप इस काम के एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। रात को शो के बाद सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटों की भी मरम्मत करते तो उन्हें चटनी के साथ 1 प्लेट चोरा फली खाने को मिल जाती। इस वक्त ये किराए के कमरे में रहते थे। इनके महीने की पगार थी 90 रुपए, जबकि इनके भाई को 150 रुपए मिलते थे महीने के। इन 240 रुपए में मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक बार तो इन्हें अपने किराए के मकान से रात को चुपचाप भागना पड़ा, क्योंकि किराया देने के लिए 50 रुपए तक नहीं थे। बाद में जाकर उन्होंने मकान मालिक को ये बकाया पैसे चुकाए और फिर जाकर वो किसी जान पहचान वालों के पास रहने लगे। इंग्लिश में एक कहावत है, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, यानी खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती, आपका काम खुद आपके लिए बोलेगा। चंदू भाई और उनके भाई की मेहनत को देखकर उनके एम्प्लॉयर गोविंद खुंत ने कहा, अब तुम ही लोग चलाओ कैंटीन। क्योंकि वो इतने जज्बे के साथ मेहनत के साथ काम कर रहे थे कैंटीन में, उन्हें 1000 रुपए पर मंथ पर कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये साल था 1976, जब एस्टन सिनेमा पर अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कभी कभी की स्क्रीनिंग हो रही थी। स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन गा रहे थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन चंदू भाई के पास ख्यालों में खोने का समय नहीं था। फिल्म में बस 5 मिनट का इंटरवल होता था, जिसमें उन्हें बिजली की स्पीड से ऑर्डर देने होते थे। कोई ऑर्डर नहीं दे पाते थे तो फिर सिनेमा हॉल के अंदर जाकर कस्टमर को ढूंढते अंधेरे में और वहां सर्व करते। 5 मिनट में स्पीड में काम कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस थी। ठीक है। इसमें से कोई आदमी भुला के पैसा अंदर चला जाता था, अंदर जाके ढूंढ लेता था मैं। कस्टमर्स के बीच एक बड़ी पॉपुलर डिमांड थी, वेफर्स यानी पोटैटो चिप्स। लेकिन अब एक भारी समस्या उनके सामने आ गई थी। जो सप्लायर चिप्स डिलीवर करता था वो डिमांड के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहा था। डिलीवरी अक्सर लेट भी हो जाती थी, इसलिए कुछ समय बाद सप्लायर बदलना पड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर एक तीसरा सप्लायर ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम वही, ना रेगुलर माल मिलता और ना ही क्वालिटी कमाल की थी। एक सप्लायर, दूसरा सप्लायर, तीसरा सप्लायर, 3 सप्लायर ने लिया, फिर भी रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं माल मिल रहा था। यहाँ आता है इनकी जिंदगी का दूसरा मंत्र, चिंता नहीं चिंतन करना है। कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुसीबत आए, चिंता नहीं चिंतन करना है। वो कहते हैं कि कुदरत एक तरफ अगर दरवाजा बंद करती है तो कहीं और दूसरी तरफ कोई और दरवाजा खुल जाता है। इस पोटैटो चिप्स वाली प्रॉब्लम में भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना हम खुद के ही अपने पोटैटो वेफर्स बनाने लगे। साल था 1982। इस समय तक उनका परिवार गांव में अपना सब कुछ बेचकर राजकोट शिफ्ट हो चुका था, खुद का मकान ले लिया था। उनका परिवार सिनेमा हॉल की कैंटीन में मसाला सैंडविच सप्लाई कर रहा था, जो लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीजें थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि सैंडविच एक पेरिशेबल प्रोडक्ट था, आसानी से खराब हो जाता था, जबकि वेफर्स जल्दी से खराब नहीं होते थे। पैकिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था उन्हें। यहां आता है तीसरा लाइफ लेसन, कूद पड़ो। चंदू भाई कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ओवर थिंक करते हैं। बाकी जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उसको ज्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वो होगा, वो करेंगे, ये होगा, ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। ये बात तो सही है कि पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए,
फिर उस पर मार्केट रिसर्च की जाए। लेकिन जो MBA कर लेते हैं वो इसके बाद भी सोचते रह जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और इसी रीजन से कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग घबराते हैं एक्शन लेने से। जबकि होना यह चाहिए कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है, मार्केट रिसर्च कर ली है, आपको बेसिक मॉडल ठीक लग रहा है, तो फिर बस कूद पड़ो। चंदू भाई भी कूद पड़े, लिटरली नहीं मेटाफोरिकली। चंदू भाई ने अपने घर के आंगन में शेड लगाया और कढ़ाई चढ़ा दी। आलू छीलने और काटने वाली मशीन 10,000 रुपए की थी, वैसी ही मशीन 5,000 रुपए में बनवाई। इसे मिलाकर कुल 10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। उन्हें पोटैटो वेफर्स बनाने का कोई अनुभव तो था नहीं, तो कैंटीन में काम करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। थोड़ी मदद के लिए उन्होंने एक लड़के को हायर किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कई बारी काम पर ही नहीं आता था। तो चंदू भाई खुद ही रात भर जागकर पोटैटो वेफर्स फ्राई करते। शुरुआत में बहुत सारी वेस्टेज होती, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उन्होंने अपना ऑथेंटिक पोटैटो वेफर तैयार कर लिया। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद इसका स्वाद ऐसा बनाया इन्होंने जो लोगों को रास आ गया। अब तक इनके पास 3 कैंटीन थी, 2 एस्टन सिनेमा में और एक कोटेचा गर्ल्स हाई स्कूल में। अपनी इन कैंटीन्स में इंटरनल सप्लाई के अलावा अब उन्होंने बाहर भी कदम बढ़ाने की कोशिश की। 25-30 दुकानदारों को अपने चिप्स के पैकेट्स दे दिए। साल 1984 वो अपने चिप्स के इन पैकेट्स के लिए एक ब्रांड नेम चुन लेते हैं, बालाजी वेफर्स। दरअसल इससे कुछ समय पहले ही सिनेमा हॉल की कैंटीन में हनुमान जी का एक छोटा मंदिर सेटअप किया गया था। यहीं से ही इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ब्रांड नेम चुन लिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक बड़ी मुसीबत ने उन्हें आ घेरा। दुकानदार उन्हें परेशान करने लगे। अक्सर दुकानदार उन्हें आधे खाए हुए पैकेट वापस कर देते और ये कहते कि ये तो बासी हैं। चंदू भाई पेमेंट कलेक्ट करने जाते तो ये दुकानदार कभी फटे हुए नोट दे देते तो कभी झूठ बोलते कि हम तो तुम्हें पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन चंदू भाई के लिए मुसीबत का मतलब चिंतन करना था, समाधान निकालना और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस से सीखना। अब अपने भाई के साथ उन्होंने साइकिल पर वेफर्स का थैला बांधा और निकल पड़े दूर दराज के गांव और कस्बों में। बाद में मोटरसाइकिल और रिक्शा पर भी यही किया। जरूरत बस यही थी कि इन पोटैटो चिप्स को एक बार कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए। उसके बाद तो उनकी क्वालिटी और उनका टेस्ट काफी था लोगों को बांधे रखने के लिए। अगले कुछ सालों में दोस्तों पूरे शहर में इनका नाम हो गया। अब वीरानी बंधु महीने के 20-30 हजार रुपए कमा रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि 1989 में उन्होंने 50 लाख का लोन ले लिया और राजकोट के AGI GIDC इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लांट लगा लिया। ये दोस्तों उस समय गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट था। लेकिन मुसीबतें अभी भी उनके पीछे इस तरह लगी थी जैसे विक्रम की कमर पर बेताल चढ़ा हो। प्लांट की नई मशीनरी सही से काम नहीं कर रही थी। कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाते तो वो हर बार 50,000 के होटल वगैरह के बिल थमा देते। उफ, समय की मार जाने किसी से क्या क्या करवाएगी। अब उन्होंने मशीनों को स्टडी किया और खुद से उनकी मरम्मत करने लगे। 10वीं पास चंदू भाई अब पार्ट टाइम इंजीनियर बन चुके थे। कुछ साल बाद ये बिजनेस बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की शक्ल ले चुका था। कंपनी के 3 डायरेक्टर्स थे, भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ आता है चौथा लाइफ लेसन। चंदू भाई कहते हैं कि लोगों ने मीराबाई को रोका, लेकिन वो अपनी धुन में रही। किसी काम को लेकर ऐसी धुन होनी चाहिए। आपको वो काम इतना अच्छा लगना चाहिए कि आप उस पर पूरा जम के फोकस कर सकें। इसीलिए जब कंपनी को बेचने का ऑफर आया तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। जब ये बात चल रही थी तो उनके पास 500 से ज्यादा कस्टमर्स के लेटर्स आए थे और वो बालाजी वेफर्स खाते हुए बड़े हुए थे। आप नहीं मानोगे, 500 लेटर आया। हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से। अगर MNC को बेच दिया तो MNC इसका दाम भी बढ़ा देगी और टेस्ट भी शायद ये नहीं रहेगा। अगर आप किसी MNC कंपनी को दे देंगे तो रेट बढ़ना आप सारा बढ़ा देंगे, ये ऐसा होगा। हम तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। चंदू भाई ने कहा कि अगर उन्होंने हमें पार्टनरशिप ऑफर की होती तो हम ले सकते थे। 5-10% का स्टेक उन्हें दे सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने सोचा था कि गवर्नेंस पॉलिसी और एक्सपेंशन सीखने के लिए पेप्सी एक अच्छी पार्टनर हो सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही से ही ये सीख लिया। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। पहले कंपनी में मैक्सिमम सैलरी थी 25 लाख रुपए, अब 1.5 करोड़ के पैकेज पर लोगों को हायर किया जाने लगा। फिर हमने 1.5 करोड़ में साल में एक पुणे से आदमी टंकी प्रोजेक्ट वाला एक लाया। IPO रिलीज करने का भी प्लान कैंसिल कर दिया गया। उनका विचार है कि जिस तरह पानी में तरंग आगे बढ़ती है वो भी इसी तरह स्टेडीली आगे बढ़ते रहेंगे। गुजरात में उन्होंने अपना किला तैयार कर लिया है, जहां अंकल चिप्स से लेकर पेप्सिको के लेस चिप्स भी
उन्हें टक्कर नहीं दे पाए हैं। 2009 का ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया है कि लेज और हल्दीराम्स वाले उनके पास सीखने के लिए आए। लेज ने यह कहा कि बालाजी वेफर्स के ऑपरेशन की एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी को देखकर प्रभावित हैं। उनके ऑपरेशंस का कीवर्ड है सैटिस्फैक्शन। सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं सभी को सेटिस्फाइड रखना, सप्लायर से क्वालिटी वाला कच्चा माल खरीदना और टाइम पर पेमेंट करना। चंदू भाई ने द प्रिंट को बताया कि उनके 2000 सप्लायर्स हैं और उनमें से 80% लोग किसान हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस केवल अपने आप को थ्राइव करने के लिए नहीं होता, आसपास के सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स के साथ उनके इतने क्लोज कनेक्शंस कि कोई भी उनसे डायरेक्टली मिल सकता, बात कर सकता। वो गर्व से कहते हैं कि उनके साथ ही लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेल्थ भी बढ़ती रही। Salesforce.com पर बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद करने के लिए एक डीलर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया। रिकॉर्ड कीपिंग जैसे बोरिंग मोनोटोनस टास्क्स को ऑटोमेट किया गया। बिलिंग में विजिबिलिटी बढ़ गई। पहले फील्ड विजिट्स और ऑडिट्स का डेटा स्प्रेडशीट्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस में बिखरा हुआ होता था, लेकिन अब चैनल पार्टनर्स का डेटा यूनिफाई किया गया, स्ट्रीमलाइन किया गया, ताकि इससे एक्शनेबल इनसाइट्स मिल सके। बात करें उनकी कंपनी के 7000 एम्प्लॉयज की, तो वो उनकी टीम का हिस्सा है। सब खुद की मोटिवेशन से काम करते हैं, किसी को कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाता। और यहां आता है 5वां लाइफ लेसन, सेल्स नहीं सर्विस। चंदू भाई कहते हैं कि सेल्स का मतलब हुआ अपनी तरफ से कस्टमर पर पुश करना। वो ऐसा नहीं करते। कस्टमर को उनका प्रोडक्ट इतना पसंद आता है कि वो सामने से ही डिमांड आने लग जाती है और वो उसी हिसाब से सर्विस करते हैं। सेल करने का हमारे डिक्शनरी में शब्द नहीं है। सेल मतलब जबरदस्ती बेचो, उसको सेल बोलते हैं। सर्विस दो, सर्विस क्यों दो कि माल तो खत्म हो जाता है, कंज्यूम करता है, सर्विस दो। यानी कि एक पुल स्ट्रैटेजी है। उनके डीलर को माल बेचना नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी करनी होती है। वो कहते हैं लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन आप नारायण नारायण करते हुए अपना काम करते रहो। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। लोगों को जोड़ने से ये हो जाता है, नारायण नारायण करते रहो, लक्ष्मी अपने आप आती है। यानी आप अपनी टीम को सेटिस्फाइड रखते हुए कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, आपका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ने से प्रॉफिट तो आएगा ही। आज के दिन दोस्तों बालाजी वेफर्स का प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया में अब उनकी 4 फैक्ट्रीज हैं। गुजरात में राजकोट और वलसाड़, मध्य प्रदेश में इंदौर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। चिप्स के अलावा वो नाचोस, आलू सेव, सेव मुरमुरा, खट्टा मीठा, मिक्स नमकीन, मूंग दाल, पंजाबी तड़का, सॉल्टेड पीनट्स, चना जोर गरम, पॉप रिंग्स जैसे 50 से ज्यादा स्नैक्स भी बेचते हैं। 14 स्टेट्स में आज के दिन इनकी प्रेजेंस है और इसके अलावा यूएई और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी इनका सामान एक्सपोर्ट होता है। पूरे देश भर में अब ये स्नैक्स मार्केट में पेप्सिको और हल्दीराम्स के बाद 3rd नंबर पर है, जबकि वेस्टर्न इंडिया में यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये एक डोमिनेंट प्लेयर है। आज के दिन भी बालाजी वेफर्स एक फैमिली बिजनेस है। चंदू भाई के भाई उनके साथ जुड़े हुए थे और अब उनके और उनके भाइयों के बेटे कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या कभी इनके भाइयों के बीच में या परिवार में कोई ब्लेम गेम हुआ, कोई लड़ाई हुई कभी? इस पर चंदू भाई कहते हैं कि महाभारत में मेरा मेरा करते रहे और सब मारे गए। मेरा 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 सबको मार दिया। हमारा इतिहास है भारत का, रामायण, तेरा तेरा तेरे इसको तार दिया। जबकि रामायण में राम ने भरत को कहा कि राज्य तेरा है, भरत ने कहा कि नहीं भैया, राज्य आपका है। और इस तरह तेरा तेरा करते हुए सब पार उतर गए। इसीलिए ये देखना चाहिए कि भले ही कोई गलती कर दे, लेकिन आप किसी पर उंगली मत उठाओ। ये ध्यान रखो कि सब टीम में काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, किसी का मन नहीं टूटना चाहिए। मान लो कि एक भाई हीरो है और 3 जीरो हैं, लेकिन जब एक के पीछे 3 जीरो लगते हैं तो वो 1000 बन जाता है। यानी कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसे लेवरेज किया जाए और कोऑपरेशन में काम किया जाए। इनकी फैमिली आज भी दोपहर को 1 बजे एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठकर इकट्ठे लंच करती है। आज वेंचर कैपिटल फंडिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस बिजनेस एक्सपेंशन के दौर में बालाजी वेफर्स की कहानी एक बड़ी अनोखी कहानी है, जो हमें स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का पाठ पढ़ाती है। चंदू भाई वीरानी कहते हैं कि हमने खुद चुन चुनकर माल खरीदा, प्रोसेसिंग की, उसको फ्राई किया, मसाला डालकर पैकिंग करी, बाइक से बेचा, रिक्शा और टेम्पो से बेचा, फिर लोगों को जोड़ा और जोड़ते जोड़ते लाखों लोग जुड़ गए। क्योंकि हमने हर चीज को सीखा अपने बिजनेस में, हर चीज खुद से करी, इसलिए आज हमको हर चीज की समझ है। तो आप भी दोस्तों अपने कर्म को धर्म मानते हुए ईमानदारी से काम कीजिए। अपने इंटरेस्ट के आधार पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मार्केट रिसर्च करने के बाद ठीक लगे तो उसमें कूद जाइए और एक धुन के साथ बिजनेस को चलाइए। अपने साथ में काम करने वालों को सेटिस्फाइड रखिए, कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर बढ़िया प्रोडक्ट दीजिए।
बीच में मुसीबतें आएंगी, कहा नहीं आती, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। कमेंट्स में बताइए आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और आपका क्या सपना है। अगर आपको ये कहानी इंस्पिरेशनल लगी दोस्तों, तो इस वाले वीडियो में एक और बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी मैंने बताई। ये वाली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्बत से अरबपति बनने तक का सफर। काफी मुतासिर कुन कहानी है। जी, तो हमने सोचा कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो जरा पाकिस्तानी जाविये से उसका जायजा लें आज। ठीक है, देखें कि उसमें हमारे लिए क्या सबक हो सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ मुतासिर होना एक बात है, लेकिन ये देखना कि क्या ये कहानी हमारे हालात से जुड़ती भी है। सही। क्या पाकिस्तान में बैठा कोई नौजवान कारोबारी जो अपने मसले में फंसा हुआ है, वो इससे कोई अमली रहनुमाई ले सकता है? ठीक, तो इसी से शुरू करते हैं। जी। वीडियो का आगाज तो बहुत बहुत जबरदस्त है। 70 की दहाई का गुजरात, कहत साली, फसलें तबाह, गुर्बत। हाँ, वो मंजरकशी तो फौरन आपको पकड़ लेती है। जी, चंदू भाई के वालिद किसान थे, सब बेच बाच के सिर्फ 20,000 रुपए बचे। वो जो एक माहौल बनाया ना शुरू में। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तनाजुर में पहला नुक्ता आता है। अच्छा, क्या? कि कहानी की समाजी और माशी मुताबिकत को मजीद गहरा और वाज़ह करने की ज़रूरत थी। मतलब ये कि देखें, गुर्बत और जद्दोजहद तो ठीक है, जनूबी एशिया में हर जगह है, लेकिन कमज़ोरी ये है कि वीडियो उसे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नाजरीन के लिए रेलेवेंट नहीं बनाती। वो सिर्फ इंडिया के गांव की कहानी लगती है। अब पाकिस्तान में कोई नौजवान है, वसाइल नहीं है, वो शायद सोचे कि यार ये तो इंडिया की बात है, हमारे हालात तो फ़र्क हैं, यहाँ तो बिजनेस करना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये सोच आ सकती है। वीडियो ये नहीं बताती कि भाई जो मसाइल वहाँ दिखाए, पानी की कमी, फसलों की नाकामी, नौकरी के लिए शहर जाना, ये सब तो आज भी पाकिस्तान के कई इलाकों में हो रहा है। जैसे थरपरकर है या जुनूबी पंजाब, बलोचिस्तान के कई देही इलाके। बिल्कुल, वहाँ की तो ये जीती जागती हकीकत है। तो आप कह रही हैं कि ताल्लुक तो है, लेकिन उसे एक्सप्लिसिट नहीं किया गया? हाँ, बिल्कुल। उसे वाज़ेह करने की तजवीज़ ये है कि कहानी के उन पहलुओं को नुमाया किया जाता जो सीधे सीधे पाकिस्तान के हालात से जुड़ते। अच्छा। इससे ये सिर्फ एक इंडियन सक्सेस स्टोरी ना रहती, बल्कि हमारे लिए भी एक मिसाल बनती कि हाँ, ये हो सकता है। जैसे? कोई मिसाल दें? जैसे जब वो कहत साली और वालिद के सब कुछ बेचने का जिक्र करते हैं, तो फौरन ये बताया जा सकता था कि पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज, पानी की किल्लत से लाखों किसान आज भी ऐसे ही हालात देखते हैं। सही। उन्हें भी सब छोड़ छाड़ के शहरों में मजदूरी के लिए आना पड़ता है। या वो जो भाइयों को राजकोट भेजा कमाने के लिए। हाँ, ये सिर्फ वीरानी खानदान की कहानी थोड़ी है, ये तो पूरे जनूबी एशिया की हकीकत है। पाकिस्तान के हर शहर गांव में ऐसा होता है कि लड़कों पर छोटी उम्र में जिम्मेदारी आ जाती है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, और कारोबारी मिसालों के हवाले से? वहाँ भी बहुत गुंजाइश थी। वीडियो में आता है कि बालाजी ने पेप्सी जैसी मल्टीनेशनल से मुकाबला किया, जो जाहिर है बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसे और पावरफुल बनाने के लिए पाकिस्तान से मिसालें दी जा सकती। जैसे शान फूड्स हैं, उन्होंने मसालों में मल्टीनेशनल्स को टक्कर दी। गौमे फूड्स है बेकरी में, शेजान जूसेस में है। हाँ, ये तो बड़ी मिसालें हमारे यहाँ की। बिल्कुल, तो ये मिसालें पाकिस्तानी नाजरीन को यकीन दिलाती कि भाई मकामी वसाइल से, अपनी समझ-बूझ से बड़ी कंपनियों का मुकाबला मुमकिन है। ये हमारे मुल्क में भी हो रहा है। तो कहानी उनकी नहीं, हमारी भी बन जाती। एग्जैक्टली, ये पॉइंट था। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है, कहानी को अपने हालात से जोड़ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पहलू पर, नाकामी और जिद्दोजहद का सफर। जी। वीडियो में ये भी दिखाया है कि वेफर्स से पहले उन्होंने खाद और फार्म के सामान का काम किया, पार्टनर ने धोखा दिया, 20,000 डूब गए। फिर छोटी सी डेयरी शॉप खोली, वो भी नहीं चली। तो ये पहलू अहम है कि कामयाबी फौरन नहीं मिली। बिल्कुल अहम है, और ये पाकिस्तानी तनाजुर में दूसरा बड़ा सबक है। लेकिन यहाँ भी थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश है। क्या मतलब? मेरा नुक्ता यह है कि नाकामी के सफ़र को महज एक वाक़या नहीं, बल्कि जनूबी एशियाई कारोबारी जिद्दोजहद, धंधे की स्ट्रगल और सब्र की अक्कासी के तौर पर पेश करने की ज़रूरत थी। अच्छा। देखें, वीडियो मेहनत और लगन की बात करती है, जो ठीक है, लेकिन कमज़ोरी ये है कि ये उन मखसूस मुश्किलात की गहराई में नहीं जाती जिनका सामना पाकिस्तान या इंडिया में एक छोटे कारोबारी को रोज़ करना पड़ता है। सिर्फ ये कह देना कि वो नाकाम हुए काफ़ी नहीं।
नाकामी यहाँ सिर्फ पैसा डूबना नहीं होती ना। सही। यहाँ तो खानदान की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, समाजी दबाव होता है, कभी कभी इज्जत नफ्स का मसला बन जाता है। वीडियो में धोखाधड़ी का जिक्र है, पर ये नहीं बताया कि हमारे खित्ते में ये कितना आम है। हाँ, ये तो है। कभी सप्लायर, कभी ग्राहक, कभी अदायगियां फंस गईं। कभी सरकारी एहलकार तंग कर रहे हैं, ये सब हकीकतें हैं। तो आपके ख्याल में इस स्ट्रगल को कैसे बेहतर दिखाया जा सकता था? तजवीज़ ये है कि नाकामी को सिर्फ सीखने का मौका ना कहा जाए, बल्कि उसे हिम्मत ना हारने यानी परसिस्टेंस और तकलीफ बर्दाश्त करने यानी पेन टॉलरेंस का इम्तहान दिखाया जाए। अच्छा। और ये बताया जाए कि धंधे की स्ट्रगल सिर्फ शुरू में नहीं होती, अक्सर कामयाबी के साथ साथ चलती है। ठोस मिसालें कैसे इस्तेमाल हो सकती थीं? जैसे वो वाकया है वीडियो में कि शुरू में जब वो साइकिल पर वेफर्स बेचते थे तो कुछ दुकानदार आधे खाए हुए या सीलन ज़दा पैकेट वापस कर देते थे। हाँ, और पैसे काट लेते थे या फटे पुराने नोट देते। बिल्कुल। अब इस वाक़ये को सीधा सीधा पाकिस्तान के आम कारोबारी मसाइल से जोड़ा जा सकता था। आज भी छोटे सप्लायर्स के साथ रिटेलर्स यही करते हैं। अदायगियां महीनों लटकी रहती हैं, माल खराब होने का बहाना बनाकर पैसे कट जाते हैं। ये तो रोजमर्रा की जंग है एक तरह से। यही तो, ये सिर्फ मुश्किलात नहीं है। और वो मशीन ठीक करने वाला वाकया? हाँ, वो तो बेहतरीन मिसाल है। जब उनकी मशीन बार बार खराब होती थी, इंजीनियर आने में देर लगाता था, तो उन्होंने खुद ही खोलकर समझना और ठीक करना सीख लिया। इसे पाकिस्तान के जुगाड़ कल्चर से जोड़ा जा सकता था। अब जुगाड़ हमेशा मनफी नहीं होता। सही। ये वसाइल की कमी में मसाइल का हल निकालने की सलाहियत भी है। पाकिस्तान में कितने ही छोटे कारखाने वाले, वर्कशॉप वाले हैं जो महंगे पुर्जे या सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद ही तोड़-जोड़ करके काम चलाते हैं। ये तो है, ये मकामी इंजीनियरिटी है। बिल्कुल, ये मकामी इंजीनियरिंग है। इसी तरह जब वो साइकिल पर दूर दराज कस्बों तक माल पहुंचाते थे, ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का अमली हल था, जो पाकिस्तान में आज भी छोटे कारोबारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बालाजी की ये शुरू की स्ट्रगल दरअसल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सबक थी। इन मिसालों को इस तरह पेश करते तो पाकिस्तानी नाजरीन को लगता कि अरे ये तो हमारी अपनी जिद्दोजहद की कहानी है। यानी नाकामी और जिद्दोजहद को भी मकामी रंग देना जरूरी था। ठीक है, अब तीसरे नुक्ते पर आते हैं, बालाजी वेफर्स का कारोबारी फलसफा और इक़दार। जी। वीडियो इस पर बहुत जोर देती है कि उन्होंने हमेशा अपने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, किसानों का ख्याल रखा, वक्त पर पेमेंट की। उनका उसूल था सेल्स नहीं, सर्विस। हाँ, और ये वाकई गैर मामूली बात लगती है ना? बिल्कुल गैर मामूली है। और यही पाकिस्तानी तनाज़ुर में तीसरा अहम नुक्ता है कि बालाजी के कारोबारी फ़लसफ़े की इनकलाबी हैसियत को पाकिस्तान के आम कारोबारी कल्चर के तज़ाद में पेश करके इसकी अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत थी। अच्छा, तज़ाद में पेश करके कैसे? देखें, वीडियो ये तो बताती है कि उन्होंने सबका ख्याल रखा, सबको खुश रखा, लेकिन कमज़ोरी यह है कि ये वाज़े नहीं करती कि ये कितना गैर मामूली और कितना मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर हमारे जैसे कारोबारी माहौल में। पाकिस्तान में और उमूमन जनूबी एशिया में अक्सर कारोबार इसके उलट चलते हैं। सप्लायर्स को लेट पेमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर प्रेशर डालना, मुलाजिमीन का इस्तेहसाल, गाहक को बस खपरा समझना। बिल्कुल, ये आम रवैये हैं। अब इस पस मंज़र को दिखाए बगैर बालाजी का मॉडल सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी लगता है, हालांकि हकीकत में ये एक रिवॉल्यूशनरी, एक इनकलाबी सोच है। तो आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट दिखाना ज़रूरी था ताकि बालाजी के मॉडल की असल कदर वाज़े हो। जी हाँ, तजवीज़ ये है कि वाज़े किया जाए कि बालाजी का तरीका आखिर कामयाब क्यों रहा, ख़ासतौर पर ऐसे माहौल में जहाँ ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म फ़ायदे के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म ताल्लुकात और साख तबाह कर बैठते हैं। बिल्कुल, इसके लिए भी ठोस मिसालें दी जा सकती थीं। मसलन पाकिस्तान में आए रोज़ खबर आती है कि फलां बड़ी कंपनी ने सप्लायर्स के करोड़ों दबा लिए, या फैक्ट्री मजदूर तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, अब इसके मुकाबले में बालाजी की पॉलिसी कि किसानों को मार्केट रेट से ज़्यादा कीमत देनी है और फ़ौरन अदायगी करनी है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतरीन मार्जिन देना है, ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये गहरी बिजनेस स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, इसने उन्हें एक इंतहाई वफादार और मजबूत सप्लाई चेन दी। ये बताया जा सकता था कि इस फौरी नुकसान ने उन्हें लंबे अरसे में कितना ज्यादा फायदा दिया। सही कहा। और वो सेल्स नहीं, सर्विस वाली बात, इसका भी मुआवजा हो सकता था। पाकिस्तान में अक्सर कंपनियों का जोर पुश सेल्स पर होता है, यानी बस बेचो किसी तरह, चाहे झूठ बोलो, चाहे बाद में सर्विस ना दो। जी। इसके मुकाबले में बालाजी के हिकमत अमली पुल थी।
यानी प्रोडक्ट और सर्विस इतनी अच्छी रखो कि ग्राहक खुद आए, बार बार आए। वीडियो में है कि वो दुकानदारों से सिर्फ ऑर्डर नहीं लेते थे, उनके मसले सुनते थे, मदद करते थे। हाँ, ये ताल्लुकात बनाना था, सिर्फ माल बेचना नहीं। उससे उन्हें वक्ती सेल्स नहीं, लाइफ टाइम कस्टमर्स मिले। और आखिर में वो पेप्सी को कंपनी ना बेचने का फैसला। वो भी बहुत अहम है। वीडियो उसे उसूल पसंदी दिखाती है, जो वो है भी, लेकिन ये एक शानदार कारोबारी फैसला भी था। किस लिहाज से? उसे इस तनाजुर में पेश किया जा सकता था कि पाकिस्तान में अक्सर कामयाब कंपनियां जल्दी किसी मल्टीनेशनल या इन्वेस्टर को बिक जाती हैं और अपना कंट्रोल खो देती हैं, अपनी शनाख्त, अपना फलसफा भी बाज़ौक़ात। बिल्कुल। बालाजी का अपनी आज़ादी और अक़दार पर कायम रहना ये लॉन्ग टर्म विजन की अलामत है। पाकिस्तानी कारोबारियों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि फौरी पैसे के लालच में अपनी मेहनत की कमाई का सौदा ना करें। ये तमाम नुकात वाकई बहुत अहम हैं और पाकिस्तानी ज़ाविये से कहानी को एक नई गहराई देते हैं। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें, जी, ध्रुव राठी की वीडियो बिलाशुबा एक गैर मामूली और मुतासिरकुन कहानी है बालाजी वेफर्स की। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे पाकिस्तानी नाजरीन के लिए ज़्यादा बामानी और काबिल अमल बनाने के लिए कुछ चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल। हमने बुनियादी तौर पर 3 शोबे देखे जहां बेहतरी की गुंजाइश है। पहला, कहानी की समाजी मुआशी मुताबिकत को वाज़े करना, ताकि पाकिस्तानी नाजरीन इसे सिर्फ इंडिया की कहानी ना समझें बल्कि अपने हालात का अक्स देखें। जी, मुकामी मिसालों और मुवाजने के जरिए। दूसरा, नाकामी और जद्दोजहद के सफ़र को जनूबी एशिया के मखसूस कारोबारी कल्चर, धुंधे की स्ट्रगल के तनाजुर में पेश करना, जिसमें धोखाधही, अदायगियों के मसाइल, जुगाड़ जैसी हकीकतें शामिल हैं। हाँ, ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सब्र, हिम्मत और मसाइल के तख्लीकी हल की कहानी है। और तीसरा नुक्ता था बालाजी के कारोबारी फलसफे और इक़दार को मकामी कारोबारी रवैयों के तज़ाद में दिखाकर उसकी इनकलाबी हैसियत को उजागर करना। यानी ये वाज़िर करना कि सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ग्राहकों का हकीकी ख्याल रखना सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि पायदार कामयाबी की बुनियाद है, खासकर हमारे माहौल में जहां अक्सर इसके उलट होता है। बिल्कुल। मकसद तनकीद नहीं बल्कि ये देखना है कि इस शानदार कहानी से हम पाकिस्तान में रहते हुए क्या ठोस सबक ले सकते हैं। सही। ये नुकात पाकिस्तानी कारोबारियों और नौजवानों को ये समझने में मदद दे सकते हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, मकामी हालात की समझ, नाकामियों से सीखना और मजबूत अखलाकी इक़दार पर मबनी बिजनेस मॉडल बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये एक उम्मीद भी दिलाता है कि अगर सही हिकमत अमली और इक़दार हों तो हमारे अपने हालात में भी बालाजी जैसी कहानियां बन सकती हैं। इंशाअल्लाह, बिल्कुल बन सकती हैं।